तो दोस्तों आज के वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट चेंजेस के बारे में जो कि इनकम टैक्स रिटर्न के फॉर्म के अंदर आए हैं। इसका मतलब जब अपनी आईटीआर फाइल करने बैठेंगे तो ये चेंजेस आपको देखने को मिल सकते हैं जिसमें आपको कंफ्यूजन हो सकती है। तो मैंने सोचा इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बना देता हूं। 6 से 7 ऐसे दोस्तों इंपॉर्टेंट चेंजेस हैं जो आपको ध्यान रखने हैं फाइनेंशियल ईयर 23-24 असेसमेंट ईयर 24-25 की आईटीआर भरने से पहले। तो वीडियो को पूरा देखना, वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। कुछ क्वेश्चन कुछ करिए तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। नमस्कार, मैं दीपक बैसला आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों चैनल पर नए हो तो वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और मुझे मोटिवेट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। नीचे लाल बटन उसको दबाएं ताकि ऐसे वीडियो आपको टाइम टाइम पे मिलती रहे। बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं, सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्लिक करके ज्वाइन कर लेना क्योंकि वहां पे आपको मिलती रहेंगी अपडेट्स फाइनेंस और टैक्सेशन की। तो गाइस सीधा आते हैं पॉइंट पे कि कौन से ऐसे चेंजेस हैं जो इनकम टैक्स रिटर्न के फॉर्म के अंदर आपको देखने को मिल सकते हैं। सो गाइस नंबर 1, जब आप अपनी आईटीआर भरने बैठेंगे तो वहां पे सबसे पहला आपको जो इंपोर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना है दोस्तों वो है बैंक अकाउंट की डिटेल। पहले जब आपको पिछले साल तक दोस्तों क्या होता था, जब अपनी आईटीआर फाइल करते थे तो बैंक अकाउंट जब आपका ऐड होता था तो वहां पे आपसे ऑप्शन पूछता था कि आप अपना कौन सा बैंक सेलेक्ट करना चाहते हैं रिफंड के लिए। लेकिन अब आपको ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। अब आप सिंपली क्या करेंगे, अपना टाइप ऑफ बैंक अकाउंट सेलेक्ट करेंगे कि आपका सेविंग अकाउंट है, आपका करंट अकाउंट है, आपका ज्वाइंट अकाउंट है, किस नेचर का आपका अकाउंट है। बस आपको वो टाइप ऑफ बैंक अकाउंट सेलेक्ट करना है। और जैसे मैंने बताया कि इसके अंदर अब कोई भी ऑप्शन नहीं आने वाला है। नाउ नो नीड टू सेलेक्ट बैंक अकाउंट फॉर टैक्स रिफंड। इसका मतलब चाहे आपका एक सेविंग अकाउंट है, चाहे 2 है या 3 है, जितने भी आपके सेविंग अकाउंट है, सबसे पहले तो वो सारे के सारे आपको अपनी आईटीआर में जरूर शो करने हैं ऐड करके, राइट। और अब आपको इनकम टैक्स रिफंड के लिए किसी एक को सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। सिंपली आप अपना टाइप ऑफ बैंक अकाउंट सेलेक्ट करो और आपका काम हो जाएगा। पहले दोस्तों पिछले साल तक क्या था, आपको वहां पे ना स्पेसिफिक उसी बैंक को सेलेक्ट करना है जिसके अंदर आप रिफंड लाना चाहते हो। तो अब ऐसा कुछ ऑप्शन ये नहीं है। तो ये कि सबसे बड़ा चेंज है लोगों के लिए कि यार बैंक अकाउंट्स के लिए ऑप्शन नहीं सेलेक्ट किया गया कि हम कौन सा मतलब बैंक अकाउंट सेलेक्ट करें रिफंड के लिए। तो अब ऐसा ऑप्शन नहीं आने वाला है। और दोस्तों जो आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना है क्या, कि आपको अपना एक्टिव बैंक अकाउंट सेलेक्ट करना है। ये ध्यान रहे कि आपके सारे के सारे बैंक अकाउंट एक्टिव होने चाहिए और साथ में वैलिडेट होने चाहिए। सारे के सारे बैंक अकाउंट आपके प्री वैलिडेटेड होने चाहिए और आपका जो बैंक अकाउंट है वो आपके पैन नंबर से मैच होना चाहिए। अगर पैन से कुछ भी मिसमैच है, आपकी कुछ इंफॉर्मेशन मिसमैच है, आपका सरनेम नहीं मिल रहा, आपका फादर नेम अलग है, आपका डेट ऑफ बर्थ अलग है, पैन और बैंक में अलग है, तो वहां पे आपका अकाउंट प्री वैलिडेटेड नहीं होगा। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है। मैं आपको प्रैक्टिकली दोस्तों दिखाता हूँ। ये स्क्रीनशॉट मैंने लिया है इनकम टैक्स के वेबसाइट से जहां पे आप आईटीआर फाइल करेंगे। दोस्तों आप देख सकते हैं कि आपका यहाँ पे ऑप्शन देगा कि आप ऐड कर सकते हैं अपना कोई भी अकाउंट। जितने भी आपके बैंक अकाउंट है सारे आप ऐड कर सकते हैं, बट काइंडली इंश्योर दैट एटलीस्ट वन बैंक अकाउंट इज प्री वैलिडेटेड फॉर ट्रांसफर ऑफ रिफंड। यानी कि आपके ऑलमोस्ट सारे ही बैंक अकाउंट वैसे प्री वैलिडेट होने चाहिए, लेकिन जो ऑप्शन था उसको सेलेक्ट करने का कि इसमें रिफंड जाना तो वो अब हट गया है। टाइप ऑफ बैंक अकाउंट सेलेक्ट करके भी हो सकता है। दूसरा मैं इंपोर्टेंट यहाँ पे चेंजेस की बात करूंगा इनकम टैक्स रिजीम को लेकर कि न्यू टैक्स रिजीम अब आपकी क्या है, डिफॉल्ट टैक्स रिजीम है। इसका मतलब जब अपनी आईटीआर भरने बैठेंगे ना तो वहां पे आपके सामने ये मैसेज दे देगा जो मैंने यहाँ पे दोस्तों आपको स्क्रीनशॉट दिखा रखा है कि डू यू विश टू एक्सरसाइज द ऑप्शन अंडर सेक्शन 115 BAC 6 ऑफ ऑप्टिंग आउट ऑफ न्यू टैक्स रिजीम। इसका मतलब जब आप आईटीआर भरने बैठेंगे तो वहां पे आपको बाय डिफॉल्ट दिखा देगा कि आपकी आईटीआर जो है वो न्यू टैक्स रिजीम में भरने वाली है। इसका मतलब आपको वहां पे क्या करना है, उससे ऑप्ट आउट करना है। तो अगर यहाँ पे आपको यस सेलेक्ट करना है। ध्यान रहे आपको अगर उससे बाहर जाना है कि आपको न्यू टैक्स रिजीम में आईटीआर फाइल नहीं करनी है, क्योंकि दोस्तों न्यू टैक्स रिजीम के अंदर काफी सारे जो बेनिफिट्स होते हैं डिडक्शंस के, एग्जम्पशंस के, वो हमें नहीं मिलते हैं। और ओल्ड टैक्स रिजीम में इसलिए लोग जो है वो ज्यादा अपनी आईटीआर कोशिश करते हैं फाइल करने की, क्योंकि उनको डिडक्शन बेनिफिट्स बहुत ज्यादा मिल जाते हैं। तो अगर आपको 115 BAC यानी कि आपको न्यू टैक्स रिजीम के ऑप्शन से बाहर आना है, यानी कि आपको ओल्ड टैक्स रिजीम में आईटीआर फाइल करनी है, तो यहाँ पे आपको यस सेलेक्ट करना है। और अकॉर्डिंगली दोस्तों आपको सेलेक्ट करना है क्या, आप दोस्तों यहाँ पे कंपैरिजन भी कर सकते हो क्या करके, न्यू इनकम टैक्स कैलकुलेटर का भी यहाँ पे आपको ऑप्शन है। मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ इनकम टैक्स की वेबसाइट पर। सो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है इनकम टैक्स कैलकुलेटर का। आप इसके अंदर अपनी सारी इंफॉर्मेशन डाल सकते हैं, असेसमेंट सेलेक्ट कर सकते हैं, रेजिडेंशियल स्टेटस अपना डाल सकते हैं, कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हैं, 60 साल से कम है, 60-70 की एज के बीच में, 80 साल से ऊपर है यानी कि आप सुपर सीनियर सिटीजन हो, सीनियर सिटीजन हो या फिर बिलो 60 हो। टोटल इनकम आप यहाँ पे डालेंगे, डिडक्शन डालेंगे। तो गाइस यहाँ पे आप कंपैरिजन कर सकते हैं। ये आपका पूरा जो है
इनकम टैक्स का पोर्टल खुद यहाँ पे एक क्लिक पर आपको बता देगा कि आपका टोटल टैक्स कितना बनता है ओल्ड रिजिम में, टोटल टैक्स कितना बनता है न्यू रिजिम में। आप कंपैरिजन कर सकते हैं, तो अकॉर्डिंगली आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपके लिए कौन सी रिजिम बेटर है, और अकॉर्डिंगली आप अपना ऑप्शन चूज कर सकते हैं कि आपको न्यू रिजिम में ही रहना है या फिर आप ओल्ड टैक्स रिजिम के अंदर अपनी आईटीआर फाइल करना चाहते हैं। तो ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चेंज है, इसका आपको ध्यान रखना है। गाइस बात करता हूं नेक्स्ट पॉइंट की। जैसे कि आप सबको पता है स्टैंडर्ड डिडक्शन का बेनिफिट हमारे पास पिछले साल तक नहीं था, यानी कि स्टैंडर्ड डिडक्शन अब आपको 50,000 रुपए की सैलरी की इनकम के अंदर से लेनी है तो वो आपकी न्यू टैक्स रिजिम में भी आपको देखने को मिलेगी। तो एक छोटा सा टिप था जो मैंने अपडेट आपको दे दी। फोर्थ पॉइंट, फैमिली पेंशन की बात करूं, ये भी पिछले साल से एप्लीकेबल हुआ है, यानी कि फैमिली पेंशन के अंदर जो डिडक्शन मिलती है अब आपको सेक्शन 57 II-A के अंदर दोस्तों वो आपकी अवेलेबल हो जाएगी अब, यानी कि अगर आपको फैमिली पेंशन मिलती है तो उसके अंदर आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हो न्यू रिजीम के अंदर ही। तो प्रैक्टिकली मैं आपको दिखा देता हूं। देखिए जब आप इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाएंगे तो वहां पे अपनी पेंशन की इनकम जो आपको मिलती है, फैमिली पेंशन की इनकम सॉरी, उसको आप ऐड कर सकते हैं और अकॉर्डिंगली यहाँ पे इसकी जो डिडक्शन है, ये दोस्तों पिछले साल तक ऑप्शन नहीं था एलिजिबल डिडक्शन अंडर सेक्शन 57 II-A का, तो इसमें अब वो डिडक्शन आपको अवेलेबल हो जाएगी जो पहले हमारी नहीं होती। तो ये भी बहुत बड़ा चेंज है जिसके बारे में आपको पूरी तरह से ध्यान रखना है। नाउ जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए मेरा पर्पस था ये वीडियो बनाने का, गाइस चैप्टर 6 है कि डिडक्शन अगर आप क्लेम करना चाहते हो तो उसके अंदर आपके कुछ न्यू शेड्यूल्स आए हैं। पहले तो ये 80GGC में अगर आप कुछ पैसा डोनेट करना चाहते हो, डिडक्शन अगर बेनिफिट लेना चाहते हो, 80GGC, 80U और 80DD, गाइस इन दोनों के लिए मैं आपको फॉर्म 10I-A के बारे में बताने वाला हूं। IEA फॉर्म अलग है और फॉर्म 10I-A अलग है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। वो ऑप्शन था क्या था कि आपको न्यू टैक्स रिजिम से ओल्ड टैक्स रिजिम में जाना तो आपको फॉर्म 10I-EA भरना पड़ता था, लेकिन दोस्तों ये वाला जो फॉर्म है 10I-A, ये आपका क्या है, ये आपका डिडक्शन क्लेम करने के लिए 80U और 80DD के लिए। तो गाइस पहले बात करते हैं शेड्यूल के बारे में। देखिए अब आपको नए शेड्यूल देखने को मिलेंगे अगर आप 80GGC का अगर आपने कोई डिडक्शन दिया, आपने कोई भी डोनेशन दिया पॉलिटिकल पार्टी में, यानी कि कहीं पे पैसा आपने डाला है, अभी इलेक्शन हमारे खत्म हुए तो कहां पे भी आपने चंदा दिया था ना, बीजेपी में, कांग्रेस में, आम आदमी पार्टी में, जिस भी पार्टी को आपने चंदा दिया है उसकी रिसिप्ट आपके पास है, यानी कि पैसा आपने डोनेट करा है, आपने डिडक्शन की क्लेम करना चाहते हैं तो वो आपकी 80GGC के अंदर आती है। डिडक्शन विद रिस्पेक्ट टू डोनेशंस मेड बाय टैक्स पेयर टुवर्ड्स पॉलिटिकल पार्टी और एनी इलेक्टोरल ट्रस्ट, अगर आपने पैसा दिया है तो गाइस उसके रिगार्डिंग अब आपको एक नया शेड्यूल प्रॉपर भरना पड़ेगा, उसमें आपको पूरी इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी, आपका टोटल अमाउंट कितना आपने दिया, इस तरह की इंफॉर्मेशन आपको वहां पे शेड्यूल में मेंशन करनी पड़ेगी। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है 80U। 80U के लिए भी आपको नया शेड्यूल भरना पड़ेगा, डिडक्शन फॉर डिसेबल्ड इंडिविजुअल, यानी कि जो लोग डिसेबल हैं, सेवियर डिसेबिलिटी है या 50% डिसेबिलिटी है, इनको दिक्कत है उस चीज में दोस्तों, उनको डिडक्शन के लिए अब 80U में भी बेनिफिट लेना है, तो उसके लिए भी अब आपको क्या करना पड़ेगा, 80U का शेड्यूल यहाँ पे भरना पड़ेगा दोस्तों। इसके लिए भी हमारा फॉर्म 10I-A एप्लीकेबल होता है। 10I-A क्या है मैं इसके बाद आपको वीडियो में आगे बताने वाला हूँ कि 10I-A बेसिकली है क्या। इसके अलावा 80DD यानी कि डिडक्शन फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट फॉर डिपेंडेंट डिसेबल पर्सन, यानी कि कोई डिसेबल पर्सन है, मतलब किसी को प्रॉब्लम है, किसी के हाथ में प्रॉब्लम है, पैर में, आंखों में, किसी तरह की समस्या है और आप उसका खर्चा करते हो, उसका मेडिकल ट्रीटमेंट कराते हो और वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है, यानी कि आप उसके मेडिकल खर्चे अपने ऊपर संभालते हो, आप उसकी पेमेंट करते हो, तो गाइस उस केस के अंदर आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, उसके सारे के सारे खर्चे आप यहाँ पे क्लेम कर सकते हो, राइट। तो ये मैंने आपको तीनों पॉइंट दोस्तों यहाँ पे बता दिए हैं। इन तीनों के लिए नए शेड्यूल आए हैं जब भी आप आईटीआर फाइल करने बैठेंगे, ITR 1, ITR 2, ITR जो भी आप डिडक्शन क्लेम करना चाहते हो, चैप्टर 6 की डिडक्शन क्लेम करने के लिए। अब बात करता हूं दोस्तों, जो काफी सारे लोगों ने भी पूछा था 10I-A बेसिकली है क्या। देखिए 10I-A ऑफ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मस्ट बी फाइल्ड बाय टैक्स पेयर क्लेमिंग इनकम टैक्स डिडक्शन अंडर सेक्शन 80D। 80DD डिडक्शन कैन बी क्लेम टैक्स पेयर बोथ इंडिविजुअल सपोर्टिंग अ डिसेबल्ड डिपेंडेंट। मैक्सिमम डिडक्शन अलाउड आपकी जो है 75,000 रुपए। देखिए 10I-A बेसिकली क्या है, एक मेडिकल सर्टिफिकेट है जो मेडिकल अथॉरिटी आपको इशू करके देगी अगर आपको बेनिफिट लेना है 80U में और आपको बेनिफिट लेना है 80DD में। 80U यानी कि डिसेबल पर्सन के लिए, जैसे मैंने अभी आपको बताया डिसेबल पर्सन के लिए आप कोई खर्चा कर रहे हैं, आप खुद डिसेबल पर्सन है, 80U में डिडक्शन लेना चाहते हो तो 10I-A भरना पड़ेगा। आपके ऊपर कोई डिपेंडेंट है डिसेबल पर्सन, आप उसका खर्चा कर रहे हो तो उस केस में आपको 80DD के अंदर बेनिफिट मिलेगा, तो उसके लिए फिर आपको 10I-A। तो ये एक मेडिकल सर्टिफिकेट है जो मेडिकल डॉक्टर अथॉरिटी आपको देती है, जिसमें आपकी कुछ इंफॉर्मेशन जाती है कि इसमें कितनी परसेंट डिसेबिलिटी है, कितनी परसेंट सेवियर डिसेबिलिटी है, तो इसके बेसिस पे आपको इंफॉर्मेशन देने के बाद, प्रूफ देने के बाद आपको 10I-A सबमिट करना पड़ता है और अकॉर्डिंगली जब आप बेनिफिट क्लेम करेंगे ना 80DD का और 80U का, तो वहां पे आपको
इस फॉर्म 10IA की जो एक्नॉलेजमेंट नंबर है वो डालना पड़ेगा, क्योंकि सबसे पहले आपको 10IA भरना है, उसके एक्नॉलेजमेंट भरने के बाद वो जो एक्नॉलेजमेंट नंबर होगा फिर आप उसके बेसिस पे डिडक्शन क्लेम कर सकते हो 80U और 80DD के अंदर। तो गाइस आशा करता हूं कि मैंने आपको सारे जितने इंपॉर्टेंट चेंजेस थे, ये 6 से 7 ऐसे इंपॉर्टेंट चेंजेस थे जो आपको ध्यान रखने हैं, कंफ्यूज नहीं होना। ये लेटेस्ट कुछ चेंजेस हैं इनकम टैक्स रिटर्न के फॉर्म्स के अंदर। अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन क्वेरी है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, हमारी टीम आप तक पहुंचकर रिप्लाई करेगी। और दोस्तों ऐसे ही वीडियोस को प्यार देते रहे, लाइक करें, शेयर करें और मुझे मोटिवेट करने के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।